गुड मॉर्निंग। तो आज हम हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हम हमारे जब ऑफलाइन मोड में थे तब हमने क्या देखा था, हम मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे थे। उसमें काफ़ी हद तक हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। उसको तो एक बार मैं यहीं पर स्किप कर रहा हूँ। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम एक न्यू बुक के साथ हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वो हो गई हमारी बुक ज्योग्राफी। वेरी इंटरेस्टेड है और अच्छे से अच्छे मार्क्स में अचीव किए जा सकते हैं। और जो आपकी ज्योग्राफी है प्री में तो है ही, और मेंस का जो आपका पेपर है उसमें पेपर जो आपका सेकंड है, ठीक है ना, आरएस मेंस में जो पेपर सेकंड है उसके अंतर्गत ये आपका पूरा पोर्शन है। उसमें 3 तरह के टॉपिक है, वो आपको पता है सिलेबस में। एक है आपका इथिक्स का, दूसरा है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और या जनरल साइंस का, और तीसरा है आपका ज्योग्राफी। और वेरी इंटरेस्टेड है। लगभग 65 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और अगर ढंग से पढ़ा जाए सिस्टमेटिक तरीके से तो ऑलमोस्ट आप 60-65 नंबर के क्वेश्चन अटेंड ही कर लेते हो, और अच्छे से अटेंड करते हो तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स में अचीव कर सकते हो। तो इसलिए हम इस टॉपिक को पहले ले रहे हैं, इंटरेस्टेड है। और इस ज्योग्राफी के अंतर्गत देखिए, अब इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग होगा। अब हम बिल्कुल ऐसे नहीं है, ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट यहाँ हम नहीं कर पा रहे। उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा एनसीईआरटी की जो होगी, उनमें से आप उन बेसिक चीज़ को लीजिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ जो बेसिक ज्योग्राफी वो आपको थोड़ी बहुत आती है। और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सिलेबस के अंतर्गत जो आपके हैं वो 3 तरह के पोर्शन दे रखे हैं। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एक इंडियन ज्योग्राफी का है, और एक आपके है राजस्थान ज्योग्राफी का। तो हम जो सबसे पहले टॉपिक लेंगे वो लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके अंतर्गत लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। अब देखिए ज्योग्राफी में क्या होता है, बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट तो है, कॉन्सेप्चुअल भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट और काम की चीज़ें हैं कॉन्सेप्चुअल, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो फैक्ट होते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब फैक्ट को कॉन्सेप्ट का सपोर्ट मिल जाता है तो उस फैक्ट को याद करने में बड़ी आसानी रहती है। और मैंने एक चीज़ इनिशियल में भी बताई थी कि चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इनको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है उसकी तरह हमें नहीं लेना है। हमें इन सब्जेक्ट को उस तरह से पढ़ना है ताकि इस सब्जेक्ट की बारीकियां भी समझ में आ जाए, और आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आप डील कर सको उस वे में हमें इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। तब आपके लिए बड़ा ही आसान और इजी रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम डेप्थ में चले जाते हैं तो हम क्या होता है, हम हमारे ट्रैक से भटक जाते हैं। तो हम बिल्कुल उसी तरह से टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और वो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम के हो। तो सबसे पहले हम लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। अब बाकी चर्चा कौन सा टॉपिक है क्या उनकी नहीं करते, हम तो हमारे सीधे टॉपिक पर आते हैं, वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। उसके अंतर्गत मोटे मोटे तौर पर हम 4 मेजर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है एक तो हमारा भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है आपका जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है आपका समुद्र विज्ञान या ओशियनोग्राफी, और चौथा है आपका मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर है। और ये सारे के सारे डिटेल टॉपिक है। इनके अंतर्गत खूब सारे सब टाइटल्स आएंगे और उन सब टाइटल्स को भी आपको डिटेल में करना होगा। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसके अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो क्या है उसकी हम लिस्टिंग कर लेते हैं। एक पहला टॉपिक तो आप पढ़ोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। डिटेल टॉपिक है पूरा ये। दूसरा आप पढ़ोगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तीसरा आप पढ़ोगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। चौथी चीजें आप पढ़ोगे पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण है, सॉरी ठीक है ना, ये पर्वत निर्माण वगैरह, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि जो घटना है इनको। और एक टॉपिक आप इसमें ये पढ़ोगे भू संचलन और भ्रंशन, फॉल्ट्स। अब ये क्या है, सब जब आएंगे तब हम डिटेल में उसको देखेंगे। अभी आप सिर्फ इसको लिस्टिंग को नोट कीजिए कि ये मोटे मोटे तौर पर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक हमारे स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अब जैसे मान लो एक स्फीयर के रूप में, गोले के रूप में है, तो आप तो सतह पर हो। अब सतह से जब हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, अंदर की तरफ, गहराई की तरफ,
तो अंदर किस प्रकार की चट्टानी या सेल संरचना है और वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तरल में है, अर्ध तरल में है, या किस प्रकार जैसा भी प्रकार है उसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करना होता है वही क्या कहलाता है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बोला है, ठीक है ना। बाकी आंतरिक संरचना का मतलब तो खूब ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में जानकारी करनी होती है, लेकिन अभी मैंने मोटे तौर पर बोला है कि जैसे आप पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाओगे, इधर भी तो किस प्रकार के अंदर सेल संरचना है, चट्टानी संरचना है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो ज्योग्राफर थे या वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग कार्य किए थे। एक मैं लिख देता हूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अलग अलग ज्योग्राफर वैज्ञानिक थे, स्वेस, होम्स, कुछ नाम आते हैं इस तरह के, ठीक है ना, स्वेस, होम्स। लेकिन हमें इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि आपको ज्योग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। हम तो क्या देखेंगे, एक सर्वमान्य कौन सी अवधारणा या सर्वमान्य कौन सा तरीका है जिसके आधार पर आप इसको काफी अच्छे तरीके से समझा सकते हो। तो वो जो सर्वमान्य और सबसे अच्छा तरीका है वो है आपका भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, ठीक है ना। इनके आधार पर आप क्या कर सकते हो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या अच्छे से कर सकते हो। तो हम इन चीजों को नहीं, केवल इसी को लेंगे और ये आपके काम का है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और उसको आप समझिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि एक बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूफ फैक्ट है कि जैसे आप, ये आपकी पृथ्वी की सतह है और इधर क्या बढ़ रही है, सतह से नीचे आप गहराई की तरफ जा रहे हो, इधर गहराई बढ़ रही है। तो जैसे आप सतह से गहराई की तरफ जाते हो तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये क्या हो रहा है, तापमान जो है आपका बढ़ रहा है गहराई के साथ। अब ये ज्यादा फैक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि गहराई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है। तो अगर इस आधार पर हम इस फैक्ट का यूज करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आप गहराई की तरफ जाओगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा। अब पहले ये तापमान क्यों बढ़ रहा है उसके कारणों की भी चर्चा कर लेते हैं। एक दो पॉइंट है छोटे छोटे। आपको पता है कि पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है वो ठोस अवस्था में, उसका अपना एक दबाव होता है। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल है, वायुमंडल का भी दाब होता है। तो जब इनका दाब बढ़ता है तो निश्चित है दाब बढ़ने से हमेशा क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तो एक कारण तो क्या हो जाएगा, धरातलीय एवं वायुमंडलीय दाब में वृद्धि, इस कारण से तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा एक कारण क्या हो जाएगा कि कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब ये क्या होता है, जनरली हम जनरल केमिस्ट्री आप 10th लेवल तक पढ़ते आए हो तो आपने एक आवर्त सारणी देखी होगी जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को हम अरेंज करते हैं। तो उसमें जो भारी तत्व होते हैं, यानी जो आवर्त सारणी के बिल्कुल लास्ट में आते हैं, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए कि ऐसे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप ही विघटित होते रहते हैं, ठीक है ना। आपको विघटित करने के लिए कोई एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही क्या होते हैं, विघटित होते रहते हैं। तो जब वो विघटित होंगे तो क्या होगा, कुछ ऊर्जा मिलेगी। तो उस ऊर्जा के कारण भी क्या होगा, ये जो आंतरिक भाग में आप जाओगे तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन से मुक्त ऊर्जा के कारण भी तापमान में वृद्धि। और आप इस चीज को याद रखिए, इसको आप वापस बता देता हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सुनिए और पेन और पेपर को साथ में रखिए और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। तब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स आप एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में बना सकते हो, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि लैंग्वेज खुद की होनी चाहिए, आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिए। तो ये 2 कारण हो गए, उस कारण से तापमान बढ़ रहा है। अब अगर मान लो इस चीज़ का आप यूज करो, इस फैक्ट को ही समझ रहे हो कि जैसे जैसे नीचे जाओगे तापमान बढ़ेगा, तो क्या होगा, एक निश्चित दूरी पर नीचे जाने पर क्या होगा, जो चट्टान है वो क्या होगी, अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त कर लेगी। गलनांक बिंदु, या इसको आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, एमपी, ठीक है। गलनांक बिंदु क्या होता है, ये हमेशा ठोस का होता है कि ठोस क्या होता है कि निश्चित तापमान पर पिघलना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो तापमान बढ़ेगा तो चट्टानें क्या होगी, जब गलनांक बिंदु को प्राप्त करेगी तो वो क्या हो जाएगी, पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पर क्या होगा, जो ठोस भाग है वो तरल भाग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो
तो इस आधार पर अगर समझा जाए तो पृथ्वी का जो केंद्र की तरफ जाओगे, एकदम केंद्र का भाग है जिसको हम कहते हैं कोर, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कोर या केंद्र, वो कैसा होना चाहिए, तरल होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे तापमान बढ़ेगा तो चट्टानें पिघल जाएगी। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटली आपके डेटा ये भी कहता है कि ये जो कोर होती है, अर्थ कोर, ठीक है ना, पृथ्वी का केंद्रीय भाग, वो कैसा है, ठोस है। अब इसकी व्याख्या आप कैसे करोगे, हालांकि उसकी एकदम अच्छे से व्याख्या तो हम जब भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करेंगे तब कर पाएंगे, लेकिन इसके आधार पर भी हम साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं, उसको आप बड़ा समझिए एक बार, ठीक है ना। तो देखिए, आपको ये पता है कि जब दाब बढ़ता है, दाब जब बढ़ता है तो तापमान बढ़ता है, चलो आपको पता है ये चीज। लेकिन जब दाब बढ़ता है तब घनत्व भी बढ़ता है, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या है आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी एकदम आसान तरीके में आपको डेंसिटी का सामान्य सा अर्थ बताता हूं। सामान्य सा अर्थ है, डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि प्रति एकांक में कोई भी वस्तु कितनी है। अब जैसे मैंने कह दिया कि जैसे जिस रूम में मैं खड़ा हूं उस रूम में स्टूडेंट डेंसिटी कितनी है, तो जैसे मान लो इस रूम में 10 है, तो इस रूम के एकांक क्षेत्रफल को आप लीजिए, ठीक है ना, उस एकांक क्षेत्रफल में कितने स्टूडेंट है वो हो जाएगा क्या, स्टूडेंट डेंसिटी। उसी प्रकार से जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, इसमें कुछ बॉल्स है, मान लो 3-4 बॉल्स हैं, तो इस पूरे क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल को, ये तो बड़ा क्षेत्र है, इसमें से आप एकांक क्षेत्रफल लीजिए 1:1 का, उसमें कितनी बॉल्स हैं वो क्या कहलाएगी, बॉल डेंसिटी। अब देखिए, जब अब जैसे मान लो ये एकांक क्षेत्रफल है, इसमें सपोज करो पहले 4 बॉल है तो इसकी कुछ डेंसिटी है। अब अगर मान लो मैंने नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ा दी तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, अगर एकांक आयतन उसकी संख्या बढ़ती है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाता है, यानी वो पास पास हो गई। तो उसी प्रकार से आप देखिए, जब दाब बढ़ाओगे, जब आप दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, कण पास पास आएंगे तो उनका घनत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये चीज भी आपको पता चल गई। दाब बढ़ने से तापमान तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन दाब बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता है। लेकिन अब घनत्व बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा उसको आप समझिए। देखिए, कोई भी पदार्थ, जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, बर्फ ठोस अवस्था में है, पानी तरल अवस्था में है और वाष्प गैस अवस्था में है। अंतर क्या है कि गैस अवस्था में तो जो कण है, जिस कणों से ये मिलकर के बना है, वो दूर दूर है। तरल अवस्था में तो तुलनात्मक रूप से पास है, और ठोस अवस्था तो एकदम पास है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि अवस्था परिवर्तन, यानी ठोस से तरल में होने के लिए करते क्या हो, आप टेम्परेचर देते हो, कण को ऊर्जा मिलती है, कण दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कण बहुत पास है तो इसका मतलब क्या, उनका घनत्व ज्यादा है। घनत्व अगर ज्यादा है तो उसको आपको पिघलाने के लिए या उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, आपको ज्यादा तापमान देना पड़ेगा या ज्यादा तापमान चाहिएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि घनत्व के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसका घनत्व मान लो इतना है, अब इसको तापमान दे रहे हो, यानी इसको आप इसके जो संघटक घटक इनको तोड़ना चाह रहे हो, तो एक तो ये स्थिति है और एक ये स्थिति है, खूब सारे हैं, तो दोनों में से किसको तापमान ज्यादा चाहिए, इसको ज्यादा चाहिए अवस्था परिवर्तन के लिए, या मैं ये कह सकता हूं ठोस से तरल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी तुलना में इसको ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसका क्या है, गलनांक ज्यादा हो गया है। गलनांक क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि घनत्व ज्यादा हो गया। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। दाब बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, दाब बढ़ने से घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अब आप समझिए, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, निश्चित रूप से दाब के कारण तापमान बढ़ रहा है, लेकिन दाब के कारण घनत्व भी बढ़ रहा है, घनत्व के कारण मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु भी चट्टानों का बढ़ रहा है। तो अब अगर नीचे जाओगे तो चट्टानों को पिघलने के लिए आपको क्या चाहिए, और ज्यादा तापमान चाहिए। तो जब आप केंद्र की तरफ जाते हो तो तापमान तो बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाता जितना कि मेल्टिंग पॉइंट के रूप में चाहिए। यानी केंद्र भाग पर चट्टानों का घनत्व अधिक होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वह तापमान के कारण पिघल नहीं पाती और वो ठोस रहती है। हम सिर्फ केंद्र की बात की, इसको समझाया, ये वेरी साइंटिफिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। और विस्तृत व्याख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भूकंपीय तरंगों का जब हम अध्ययन करेंगे तब आसानी से समझा पाएंगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था समझने के हिसाब से। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा भूकंपीय तरंगे, या आप यूं कह सकते हो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या, जिसको हम इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और एक चीज मैं और बता देता हूं, हम लेक्चर को प्रयास करेंगे बहुत शॉर्ट बनाएं, ताकि आप सुनते वक्त बड़े आसानी से सुन सको, आपको बोरियत भी ना हो, और साथ साथ आप नोट्स भी बना सको। कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर जो क्लास है वो एकदम ऑफलाइन की तरह ही हो पाए। अब ये प्रयास है, अब ये कहाँ तक सफल होगा वो जजमेंट तो आप लोग आसानी से कर पाओगे, लेकिन प्रयास रहेगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेते हुए बहुत ही धीरे धीरे साफ साफ शब्दों में
और इस तरह से करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लेक्चर के साथ ही नोट्स भी अपने साथ साथ बना सको। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने देख लिया, सिंपल सी शुरुआत थी, एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेते हुए एक एक टॉपिक को बड़ी सीक्वेंस तरीके से करते जाएंगे। थैंक यू।